बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हमारे पास नया टॉपिक है पोल्यूटेंट्स, इसकी टाइप्स और ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग। तो हमारे पास ये सब डेफिनेशन आ रही है और उसके बाद हम क्वेश्चन भी स्टार्ट हो रहे हैं ग्रीन हाउस का। सबसे पहले डेफिनेशन है पोल्यूटेंट्स। ये क्या होता है? ये वेस्ट मटेरियल है, क्या करता है? हवा को पोल्यूट कर देते हैं। पोल्यूटेंट्स क्या चीज़ है? ये वेस्ट मटेरियल है जो कि हमारी हवा को क्या कर देता है बेटा? ये पोल्यूट कर देता है और फिर वाटर को भी या फिर सॉइल मट्टी को भी, क्योंकि जो पोल्यूटेंट्स है ये एक वेस्ट मटेरियल है, खराब होता है, गंदा मटेरियल है। ये हमारे एयर को, पानी को और या फिर सॉइल ज़मीन को, इन सब की केमिकल नेचर, इनकी कंसंट्रेशन जो क्वांटिटी है, मिकदार है, उन सब को ये पोल्यूट कर देता है, ख़राब कर देता है। ये वेस्ट मटेरियल, इसे हम नाम देते हैं पोल्यूटेंट्स का। अब पोल्यूटेंट्स की डेफिनेशन के बाद फिर हमारे पास आती है व्हाट इज एयर पोल्यूटेंट्स। हवा के अंदर जो ऐसे आलूदगार हैं, मादे हैं, वो कौन कौन से हैं, इनकी डेफिनेशन के व्हाट इज एयर पोल्यूटेंट्स। हार्मफुल सब्सटेंस प्रेजेंट इन एयर, ऐसे खतरनाक मादे जो हवा को पोल्यूट कर देती हैं, उसे हम नाम देते हैं एयर पोल्यूटेंट्स। वो कौन से हैं? ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर हो गए, यानी सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड हो गए, इन गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, नाइट्रिक ऑक्साइड हो गए, सल्फर के ऑक्साइड हो गए। तो ये पोल्यूटेंट्स होते हैं जो हवा को क्या कर देती हैं? खराब कर देती हैं। हार्मफुल सब्सटेंस प्रेजेंट इन एयर, ऐसे खतरनाक मादे जो हवा के अंदर मौजूद होते हैं, उसे हम क्या नाम देते हैं बेटा? एयर पोल्यूटेंट्स। अब हमारे पास फिर डेफिनेशन आती है व्हाट इज पोल्यूटेंट्स, फिर एयर पोल्यूटेंट्स, फिर इसकी टाइप्स आती है डिफाइन पोल्यूटेंट्स, राइट इट्स टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स। पोल्यूटेंट्स की दो टाइप्स होती हैं, नंबर 1 प्राइमरी पोल्यूटेंट्स और नंबर 2 सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। अब प्राइमरी पोल्यूटेंट्स कौन से होती हैं? जब फॉसिल फ्यूल्स को बर्न किया जाता है, जलाया जाता है, तो उसे हम नाम देते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट्स का नाम देते हैं। अब फॉसिल फ्यूल कौन से होती हैं? ऐसे फ्यूल्स, ऐसी मटेरियल जिसे हम जमीन के अंदर से निकालते हैं। जैसे आपके पास हो गया मीथेन, सुई गैस CH4, मीथेन गैस हो गई, अमोनिया हो गई, सल्फर की ऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर ट्राइऑक्साइड हो गया, फिर नाइट्रोजन की ऑक्साइड हो गया, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गए। जब आप इसको बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो उसे हम नाम देते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। कंबस्टन ऑफ फॉसिल फ्यूल, जब फॉसिल फ्यूल्स को बर्न किया जाता है, जलाया जाता है, तो गैसेस रिलीज होती हैं, उसे हम नाम देते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट्स का। फिर आते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। अब सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं? जब प्राइमरी पोल्यूटेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं, तो इनके रिएक्शन से जो नए मटेरियल्स बनते हैं, उसे हम नाम देते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स का। वो कौन से बेटा? H2CO3 कार्बोनिक एसिड, उसके बाद नाइट्रिक एसिड H हाइड्रोफ्लोरिक एसिड हो गया। तो ये जब एसिड होती हैं, कार्बोनिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, तो ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स हैं। जब प्राइमरी पोल्यूटेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं, तो इनके रिएक्शन से जो नए पोल्यूटेंट्स बनते हैं, उसे हम नाम देते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। तो ये बेटा आपके पास डेफिनेशन होगी, उसकी टाइप्स हो गई, व्हाट इज पोल्यूटेंट्स, एयर पोल्यूटेंट्स की डेफिनेशन करनी है, फिर उसके बाद आपने उसकी टाइप्स बतानी है, डिफाइन पोल्यूटेंट्स, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। तो ये डेफिनेशन भी है, छोटा सा लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है। अब हमारे पास बेटा आता है ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन। कार्बन के ऑक्साइड्स, कार्बन के दो ऑक्साइड है, कौन कौन से? CO कार्बन मोनोऑक्साइड और उसके बाद CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये हवा के अंदर तो मौजूद हैं, लेकिन कहाँ से आ रहे हैं? इनके सोर्सेज क्या हैं? इनका मंबा क्या है? आखिर ये कहाँ से ऐसी गैसेज हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये गैसेज होती हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, इसकी जो परसेंटेज है, जो कंसंट्रेशन है, वो हाई हो रही है। आखिर ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से इनकी परसेंटेज बढ़ती जा रही है? हालांकि इन दोनों में से कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, इन दोनों में से जो सबसे ज़्यादा खतरनाक गैस है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये खतरनाक है क्योंकि ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, अगर जिस्म के अंदर इसकी थोड़ी सी भी क्वांटिटी चली जाए तो इंसान की डेथ हो सकती है। तो इसे कंट्रोल करना चाहिए। ये कार्बन मोनोऑक्साइड और डाइऑक्साइड दोनों के ये बड़ी
खतरनाक गैसेज है, खासतौर पर कार्बन मोनोऑक्साइड। अब हम पढ़ते हैं इसके सोर्सेज, ये गैसेस कहाँ से आ रही हैं, इनका मंबा कौन सा है? वोल्केनिक इरप्शन, जब आतिशफशां पहाड़ों के अंदर से लावा निकलता है, वो लावा जब ज़मीन पर फैलना शुरू कर देते हैं तो उसको जो गैसेस निकल रही होती हैं, रिलीज हो रही होती हैं, वो दरअसल कौन सी हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद है। अब कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, जब फॉसिल फ्यूल्स को गाड़ियों के अंदर पेट्रोल डलवाते हैं, कार्बन उस वक्त इनसे निकलने वाला गाड़ियों के अंदर से निकलने वाला जो धुआं होता है वो फॉसिल फ्यूल्स है एक किस्म का। अब जब हम किसी चीज़ को बंद करते हैं, जलाते हैं, कोयले को, लकड़ी को, तो उस वक्त भी कार्बन मोनोऑक्साइड और डाइऑक्साइड जो है ये रिलीज होती है। फिर होती है फॉरेस्ट फायर्स, जब जंगलात को खुद ब खुद आग लग जाए। आए रोज अमेरिका के अंदर, कैलिफोर्निया के अंदर, जंगलात के अंदर आप सुनते हैं कि आग लग जाती है। क्यों? ये जंगलात को जब ये आग लग जाती है तो उस वक्त ये कार्बन मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड, किसी जगह पर आग लगी हो, कंबस्शन प्रोसेस शुरू हो, आप वहाँ जा सकते हैं, आपका दम घुटना शुरू हो जाएगा, सफोकेशन होगी, आप वहाँ पर 1 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते, सर्वाइव नहीं कर सकते। क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड और डाइऑक्साइड ऐसी गैसेज हैं जो आपको आपकी बॉडी के अंदर ये सफोकेशन का बायस बनेगी, क्योंकि ये हमारे जिस्म के अंदर ये हीमोग्लोबिन जो होता है ऑक्सीजन को कैरी करता है, तो ये उस वक्त ये ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाते, तो ये सफोकेट हो जाते हैं, दम घुटना शुरू हो जाता है। तो फिर उन जगह पर अवॉइड करें जहाँ पर बर्निंग का प्रोसेस हो रहा होता है, और वोल्केनिक इरप्शन हो, कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हो, या फिर फॉरेस्ट फायर हो, क्योंकि ये गैसेज जो होती है, हम ऑक्सीजन गैस ले रही होती हैं तो उस वक्त ये सफोकेट कर देती है, हमारे जो जिस्म में ऑक्सीजन ले रहा होता है, तो वहाँ पर आसानी से हम इनहेल नहीं कर सकते। अब बेटा आपके पास है व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। ये ग्रीन हाउस क्या चीज़ है? ये दरअसल इसे हम आप सिंपल अल्फाज में अगर बताएं तो ग्रीन हाउस जो शीशे का बना हुआ एक रूम होता है, कमरा होता है, सूरज की रोशनी जो होती है, अल्ट्रा वायलेट रेज इसके अंदर तो आ सकती हैं लेकिन अंदर से बाहर नहीं जा सकती, अंदर का जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज हो जाता है। अब जो बता रहे वो ग्रीन हाउस के बारे में, तो ग्रीन हाउस क्या चीज़ है? एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर मौजूद है, पता है आपको इस चीज़ का? कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस की एक लेयर यहाँ पर हवा के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस की लेयर तो मौजूद है यहाँ पर, सूरज से आने वाली यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज, ये कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर इन यूवी रेज को, अल्ट्रा वायलेट रेज को तो आने देती है, लेकिन क्योंकि ये फिर एक गिलास वाल का काम करती है, ग्रीन हाउस का काम कर रही होती है, और यहाँ से लेयर्स जब आती हैं ज़मीन पर टकराती हैं, तो टकराने के बाद जब ऊपर जाती हैं, ऊपर तो लेयर बनी हुई है किस चीज़ की? कार्बन डाइऑक्साइड गैस की लेयर बनी हुई है, तो ये टकराने के बाद दोबारा वापस आ जाती है, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर क्या हो रहा है बेटा? इंक्रीज हो रहा है। अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड इस एटमॉस्फेयर के अंदर ना होती, व्हाट विल हैपन? देखिए नॉर्मल जो टेम्परेचर है वो 15 डिग्री सेल्सियस है, अगर ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद ना होती तो फिर रातें बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती, तो -20 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चला जाता। कैन वी सर्वाइव? क्या हम जिंदा रह सकते? कितना रहते? -20 डिग्री सेल्सियस के अंदर ये टेम्परेचर जो है मेंटेन रहा होता है, ये CO2 होती है, कंसंट्रेशन इसकी इंक्रीज हो रही है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है इतना ज़्यादा, हद से ज़्यादा इंक्रीज हो रही है कि इसका टेम्परेचर जो है, एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो रोज़ रोज़ बढ़ता जा रहा है। सालाना जो है वो 0.05 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ रहा है, सिर्फ किसकी वजह से? इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से ये टेम्परेचर क्या होता जा रहा है? इंक्रीज होता जा रहा है। लेकिन फिर वो ये बात नहीं कह रहे हैं कि अगर ये गैस ना होती तो -20 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चला जाता, रातें बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती, हम सर्वाइव ना कर सकते। अब वो कहते हैं सूरज से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज है, इस CO2 से जो कि ग्रीन हाउस का काम कर रही है, आने देती है, लेकिन इसको जब ये टकराती हैं, टकराने के बाद इसकी वेवलेंथ कम हो जाती है, फिर ये ऊपर अर्थ से टकराने के बाद जब ऊपर चली जाती हैं तो फिर ये इंफ्रारेड रेडिएशन बन जाती हैं, ये ऊपर फिर CO2 की लेयर है, वहाँ टकराने के बाद दोबारा ये वापस आ जाती हैं, फिर ऊपर जाती है, जिसकी वजह से ज़मीन का टेम्परेचर क्या होता जा रहा है बेटा? इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर इसका इंक्रीज हो रहा है। तो ये आपके पास ग्रीन हाउस इफेक्ट है, CO2 जो काम कर रही है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है।
अब ये ग्रीन हाउस जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके, CO2 के, यानी जितनी ज़्यादा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होती जाएगी तो इसका मतलब है एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर भी क्या होता जा रहा है बेटा, इंक्रीज होता जा रहा है। जब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इसका मतलब है ग्लोबल दुनिया का टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है। जितना CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी इसका मतलब है इस ग्लोबल वार्मिंग भी इंक्रीज होती जाएगी। तो वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, CO2 पर, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्योंकि अगर हम ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, किसी भी जगह जाते हैं, बजाय कि हम अपनी गाड़ी पे जाए, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अपनी गाड़ी पे जाने के बजाय हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे तो CO2 को कंट्रोल भी कर सकते हैं और फिर ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएंगे, प्लांट्स लगाएंगे तो हम CO2 को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन ऐसा इम्पॉसिबल नहीं है। हम खुद अपनी गाड़ी में जा रहे हैं और पोल्यूशन खुद क्रिएट कर रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा, CO2 की कंसंट्रेशन को डिक्रीज करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाने होंगे। क्योंकि CO2 क्या काम कर रहा है, ये फोटोसिंथेसिस के अंदर इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्योंकि फोटोसिंथेसिस करने के लिए पौधे को ज़रूरत है किस चीज़ की, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की। हम जो गैस को वापस कर रहे हैं, रिवर्स कर रही है, ये CO2 गैस है। गाड़ी से निकलने वाला धुआं ये CO2 गैस है, कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जा रही है। अब कार्बन डाइऑक्साइड ज़मीन से, पानी और फिर सनलाइट, सूरज की रोशनी, ये तीन चीज़ें होंगी तो पौधा क्या करेगा, ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोज बनाएगा और दिन के वक्त ऑक्सीजन O2 गैस रिलीज करेगा। अब ऑक्सीजन गैस एनिमल्स के लिए, हमारे लिए तो फायदेमंद है। कार्बन डाइऑक्साइड को, CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को हम मुंह से बाहर निकाल लेंगे। अब ये CO2 किसके पास जाएगी, पौधे के पास, वहाँ पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा, उनके लिए भी ज़रूरी है सर्वाइव करने के लिए। और फिर दिन के वक्त पौधा क्या कर रहा है, ऑक्सीजन गैस को रिलीज कर रहा है, तो फोटोसिंथेसिस के लिए भी फायदा है। और फिर कार्बन डाइऑक्साइड तो फोटोसिंथेसिस के लिए फायदा है और फिर ऑक्सीजन जो है वो हमारे लिए फायदा है। जितना ज़्यादा पौधे लगाएंगे तो लाजिम बात है टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा। आप किसी इलाके के अंदर जहाँ पर आप रह रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं, फिर आप देखें वहाँ का टेम्परेचर कितना डिक्रीज हो सकता है। ज़्यादा प्लांट्स लगाएंगे, पौधे लगाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, ये पौधे एब्जॉर्ब कर लेंगे, टेम्परेचर क्या हो जाएगा बेटा, उसका डिक्रीज हो जाएगा। तो इंफ्रारेड रेडिएशन ये टकराने के बाद यहाँ पर इंफ्रारेड रेडिएशन ऊपर जाती है, फिर यहाँ पर नीचे आती है, तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। इसके बाद आते हैं बेटा इफेक्ट्स, इसके ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट्स क्या हैं। नंबर 1 CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, रोज बरोज इंक्रीज हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ रही है, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, हम मुंह से जो गैस निकाल रहे हैं CO2, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अगर इस CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को कंट्रोल ना किया गया, व्हाट विल हैपन, तो हर साल इस दुनिया का टेम्परेचर 0.05 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ेगा। कैन यू इमेजिन व्हाट विल हैपन, टेम्परेचर बढ़ेगा तो हम सर्वाइव कैसे करेंगे। उसके बाद दूसरा चेंजेस इन वेदर, मौसम के अंदर तब्दीली आ रही है। अब आप देख रहे होंगे कि आजकल के जो मौसम है, पहले से मौसम क्या थे, अब जो मौसम है वो ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर रहे हैं। गर्मियाँ बहुत ज़्यादा शिद्दत की आ रही हैं, ठंडक बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। आप देख रहे हैं हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर भी सर्दियाँ बहुत ज़्यादा पड़ रही हैं, गर्मियाँ बहुत ज़्यादा शिद्दत की पड़ रही हैं। उसकी वजह CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, मौसम के अंदर तब्दीलियाँ बहुत ज़्यादा आ रही हैं। फिर इसके अंदर मेल्ट्स, ग्लेशियर्स, पहाड़ों के ऊपर जमने वाली बर्फ, आइस कैप्स, अब वो क्या हो जाती है, मेल्ट हो जाती है। इस गर्मियों के सीजन के अंदर क्या हो रही है, मेल्ट हो रही है। जब ये ग्लेशियर पिघलेंगे, स्नो कैप्स पिघलेंगे, मेल्ट होंगे तो फिर इसके रिजल्ट से क्या होगा, फ्लड्स आएंगे। जब फ्लड होंगे तो फिर रिजल्ट आपके सामने है। फिर उसके बाद लो लाइन एरिया सबमर्ज, दरियाओं के करीब जो रहने वाले एरियाज इलाके हैं तो वो लो लाइन जो एरियाज है वो सबमर्ज होंगे। किसकी वजह से, इस फ्लड की वजह से। तो बेटा इसका सिर्फ वाहिद हल क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को कंट्रोल करने का प्लांटेशन, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं। क्योंकि पौधा क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को, CO2 को एब्जॉर्ब करता है। और बजाय कि हम अपनी गाड़ियाँ यूज़ करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये बेटा आज का टॉपिक है।